नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 4 महीने पहले जिस बीजेपी की महाराष्ट्र में उल्टी हवा बह रही थी, आज अचानक उसी बीजेपी की आंधी चलने लगी। और सबसे बड़ा कमाल इस बात का है कि इस आंधी को, बीजेपी की इस आंधी को ना बीजेपी समझ पाई, ना विपक्ष समझ पाया, ना पत्रकार समझ पाए, ना फिर सेफोलॉजिस्ट समझ पाए। इस आंधी को सिर्फ और सिर्फ वोटिंग मशीनों ने महसूस किया, काउंटिंग करते समय, वोटों की गिनती करते समय। तो सवाल इस बात का है कि क्या महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन कोई बड़ा खेल हुआ है? क्या महाराष्ट्र में हरियाणा मॉडल की तर्ज पर कोई गेम हुआ है? अब महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने, जैसे उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की टीम, इन्होंने आज काउंटिंग के दिन जिस तरह के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, इस पर बहुत से सवाल उठा दिए। खासकर काउंटिंग में किसी मैनिपुलेशन को लेकर शक जाहिर किया है। जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए। अब शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि उन्हें ये जो नतीजा है, आज का जो रिजल्ट है, वो स्वीकार नहीं है, कबूल नहीं है। पवन खेड़ा का कहना है कि इस मामले की तह में जाना होगा कि क्या वाकई ईवीएम यानी मशीनों को लेकर कोई ना कोई मैनिपुलेशन हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ पवन खेड़ा या संजय राउत तक सीमित नहीं है। आज कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मैदान में थे महाराष्ट्र में, उन्होंने तमाम शिकायतें करी हैं और कईयों ने सबूत भी इकट्ठे किए हैं कि गड़बड़ हुई है, ऐसा उनका कहना है। और ये शिकायतें इलेक्शन कमीशन को भेजी जा रही हैं। शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गुटगट से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, यहाँ तक कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। दोस्तों, अजीब स्थिति यह है कि वोट देने वाले को भी भरोसा नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भरोसा नहीं हो रहा कि भाई बीजेपी स्वीप कर गई अचानक, और जिसको वोट मिले हैं उनको भी भरोसा नहीं है कि छप्पर फाड़ के वोट मिल कैसे गए। इसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले 2-3 महीने का इलेक्शन कैंपेन देखें और आखिरी 15 दिन का देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी लोग नहीं जुट रहे थे, कुर्सियां खाली थीं। योगी जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, जिन्होंने बटेंगे और कटेंगे का नारा दिया, भीड़ वहाँ भी नहीं जुट रही थी। और नौबत ये थी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फाइट में आने के लिए लड़की लाडली बहना योजना शुरू करनी पड़ी, पैसे बांटने पड़े। और पैसे बांटने का जो सिलसिला था, वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े, वो भी उसमें शामिल थे, रंगे हाथ पकड़े गए कैमरे पर। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ मुफ्त योजनाओं का या पैसा बांटना कि कंटेनर से पैसा आया और एक एक वोटर को 10,000 या 20,000 तक बांटे गए, सवाल पैसे बांटने का भी नहीं है। सवाल यह है कि अगर आप आंकड़े देखें तो आप खुद चौंक जाएंगे कि 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आप जून 2024 कुछ महीने पहले का, इसी साल कुछ महीने पहले का, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था देश में, तो महाराष्ट्र की इसी पब्लिक ने मोदी जी को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट था, आप चौंक जाएंगे जानकर कि स्ट्राइक रेट मोदी जी का महाराष्ट्र में लोकसभा में क्या था। अगर आप आंकड़े देखें तो बीजेपी 28 सीटें लड़ी और 28 में से बीजेपी सिर्फ 9 सीट जीत पाई। पहली बार मोदी और शाह महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पर पहुंच गए और स्ट्राइक रेट था 32%, 32% स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट इतना नीचे कभी नहीं आया बीजेपी का, खासकर मोदी जी के दौर में। तो कहाँ स्ट्राइक रेट 32% था और आज जो स्ट्राइक रेट आया है, वाकई उसने चौंका दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 148 सीटें लड़ी। अब बीजेपी का मानना था कि
70 के आसपास या 65 के आसपास टारगेट था कि 65-70 सीटें बीजेपी ला सकती है, ये बीजेपी का मानना था महीने भर पहले। लेकिन आज बीजेपी ने 132 सीटें जीती, 148 में 132, यानी कुछ और सीटें बीजेपी लड़ती तो अपने दम पर सरकार बना लेती। और स्ट्राइक रेट कहाँ 32% था 4 महीने पहले, और आज यही स्ट्राइक रेट 89%, ऑलमोस्ट 90 टच कर रहा है। तो कहाँ 32% और कहाँ 89-90%, सिर्फ 4 महीने में। ऐसा क्या हुआ क्या ऐसा जो आंधी चल पड़ी जिसको कोई देख नहीं पाया, महसूस नहीं कर पाया। अब दोस्तों, जब से चौंकाने वाले नतीजे आए हैं बीजेपी के फेवर में, एक सुनामी चल रही थी, आंधी चल रही थी, तब से इंडिया अलायंस की हर पार्टी, हर सहयोगी दल ने, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता हों या फिर राहुल गांधी की टीम हो, सब ने अपने अपने आरोप, अपने अपने तर्क, अपनी अपनी दलीलें दी। लेकिन मैं उन दलीलों बातों में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इस सवाल की तह में जाना चाहता हूँ कि क्या कोई खेल हुआ, क्या कोई हरियाणा मॉडल वर्क कर रहा है? और ये जो हरियाणा मॉडल है, इसको महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया गया। क्या ये झारखंड मॉडल इसलिए नहीं गया क्योंकि झारखंड में डबल इंजन की सरकार नहीं है? रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस, एसडीएम, बूथ ऑफिसर, ये सब हेमंत सोरेन के हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। यूपी में जो चौंकाने वाले परिणाम आए, वहाँ डबल इंजन की सरकार है। ये क्या वाकई कुछ खेल हो सकता है या कुछ और मामला है? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे का ही खेल रहा, या फिर बीजेपी ने कोई और एक्सरसाइज करी? क्या किया, क्या इसके पीछे खेल है? व्हाट इज़ द गेम बिहाइंड दिस रिजल्ट? दो खास मेहमान और दोनों ही एक्सपर्ट हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर, जो महाराष्ट्र को पिछले 3 महीने से वो दौरे पर थे, एक एक सीट पर उन्होंने जाके रिपोर्टिंग की है, अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। हेमंत अत्री, क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स कवर करते हैं और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, मैंने उनको भी आज इनवाइट किया। इन दोनों को सुनिए, क्योंकि सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि क्या कोई हरियाणा मॉडल तैयार किया जा रहा है? क्या हरियाणा मॉडल तैयार किया जा रहा है? और हरियाणा मॉडल का मतलब क्या है? देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। सीधे सीधे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। मेरा जो बुनियादी सवाल है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है कि मोदी जी ने जब शिवाजी पार्क मैदान में जब रैली करी, कुर्सियां नहीं भर पाई। योगी जी की मैंने खुद मैंने मीटिंग्स देखी हैं जहां पर योगी जी मंच से बोल रहे हैं और कुर्सियां खाली पड़ी हैं। योगी जी तो खाली विड्रॉ कर गए। मैं सिर्फ मेरा जो सवाल है, करना पड़ा। मैं कह रहा हूँ, हाँ, बहुत सी रैली मेरा जो सवाल टाइगर है कि मोदी की रैली में लोग नहीं जा रहे हैं, योगी की रैली में लोग नहीं जा रहे हैं, अमित शाह वहां से कुछ रैलीज कैंसिल कर रहे हैं, ये सब चीजें हमने मान ली, ये सारी चीजें मान ली। लेकिन जब मशीनें खुलती हैं तो एकदम से, मतलब एक ऐसा चुनाव का नतीजा सामने आता है जो कल्पना से परे, किसी ने कल्पना ही नहीं करी। बीजेपी ने भी कल्पना की। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मशीनें सेट हो गई या फिर कहीं पर कोई इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई धांधली कर दी गई? क्या कौन सी जादू की छड़ी तो चली है? अब ये जादू की छड़ी मोदी जी ने घुमाई, ये राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर ने घुमाई, ये जनता ने घुमा दी, किसने घुमा दी है? देखिए, जनता ने छड़ी नहीं घुमाई। जनता ने छड़ी घुमाई होती तो इतना तो आकलन किसी ना किसी को तो आता। जब भाजपा वालों को खुद को इतना आकलन नहीं था तो ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, अभी अत्री जी हेमंत जी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि आपने कहा क्या हुआ? ये हरियाणा रिपीट हुआ क्या? और हरियाणा रिपीट हुआ। हरियाणा में भी यही हाल थे। प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं थे, उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वोटिंग हो रही थी। सब दूर होने के बाद भी बीजेपी ने सरकार बनाई। क्या हुआ उसमें? कुछ टाइगर, कुछ आपको शक तो होगा। अरे दिल की बात कही, आपको शक क्या है? देखिए, 2 बातें मैं वही कह रहा हूं कि एक, सिर्फ ऐसा नहीं कहता मैं कि मशीनें सेट हो गई, कई चीजें हैं जो देखना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि अब विपक्ष को चुनाव जब बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो मात्र उम्मीदवार चयन करके इस पे नहीं चलेगा। आपको चुनाव लड़ने के पहले आपको पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, और ये मालूम है कि बाद में कैश ट्रांसफर नहीं हो सकता, पैसा फिजिकली पहले पहुंचाना होगा, ये सारा जुगाड़ करना होगा। इस बार विपक्ष पैसा ढूंढ ही नहीं पाया, इतना टाइट पोजीशन कर दी थी। हवाला से पैसा नहीं आ रहा, कहीं से नहीं पैसा आ रहा, और ये नंबर 2 का पैसा होता है जो बटता है, और सत्ता पक्ष ने ऐसा पैसा बांटा, वो तो सारी रिपोर्ट्स है। अब एक गाड़ी में, बस में भाई 500-500 के बंडल मिले।
बेहिसाब पैसा बटाए। 10,000 का रेट तो लोगों ने हमको बताया, बाद में किसी ने फोन करके बोला येवला में 20,000 नहीं चल तो रहा आप है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो शिवाजी को अपनी अस्मिता का मैंने प्रतीक आज मानती जनता, वो देखिए, पैसों पे बिक गई। यदि आप इस भैया तो नतीजे को मैं ट्रांसलेट करूं, यदि इस नतीजे फिर इलेक्शन में हो गए, इसका मतलब महाराष्ट्र की जनता ने अब मराठी अस्मिता छोड़ दी, महाराष्ट्र ने गुजरात के सामने सरेंडर कर दिया, महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं, यही माने क्या महाराष्ट्र को अब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भी हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराष्ट्र की अस्मिता खत्म हो गई, महाराष्ट्र गुजरात के सामने नतमस्तक हो गया, कल मुंबई गुजरात में चली जाएगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके बच्चे बेरोजगार हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चली जाती है वो चली जाए, आपके किसानों को सोयाबीन घर पे पड़ा रहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। या ऐसे तमाम चीजें हैं जो मैं सवाल गिन रहा था, ये लोगों से मिलकर मैंने बात की है और लोग इतने उत्तेजित हो रहे थे बात करते समय कि हमने बोला कि भाई वो उसका क्या हुआ, मतलब सोयाबीन 6,000 रुपए तो प्रधानमंत्री ने कहा, तो वो घर गया और अपनी पर्ची लेके आया, बोले रुकना यहीं पे, 10 मिनट में पर्ची लेके आया, बोले ये देखो 41 रुपए में बेच के आया हूं आज, ये देखो 41 रुपए पर क्विंटल। बोले यार बात करते हो, कौन से मालूम नहीं कौन सा 6,000 रुपए ले रहा है। ये लोगों की पीड़ा मैंने देखी। अत्री साहब, ये जो नतीजे आए इसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि हमें ये नतीजे कबूल नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट, ये जनता का वोट नहीं है, जनता का मैंडेट नहीं है, महाराष्ट्र की जनता इतनी बेईमान नहीं हो सकती कि चंद रुपयों पर वो बिक जाएगी, ये संजय राउत का मतलब था। क्या आपको लगता है कि ये मैंडेट मैनिपुलेटेड है या वाकई बीजेपी ने मेहनत करी, पसीना बहाया और चुनाव जीत लिया? नहीं दीपक जी, ये 100% मैनिपुलेटेड नहीं है, ऑर्केस्ट्रेटेड है ये पूरे का यस, एंड इट इज ए कंप्लीटली, ये आदमी इस तरीके का जो वोटिंग होती है ना हिंदुस्तान में, उससे कभी भी इस तरीके का परिणाम आ ही नहीं सकता। परिणाम देखिए आप क्या है, विपक्ष तो जो निपटा सो निपटा, इसमें निपटा क्या कि अजीत पवार और अपने क्या नाम है इनका जो शिंदे साहब इनका भी ऐसा उपचार किया गया है कि उनको सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन उनकी जो बीजेपी की सीटें आई उसके विज़ अगर आप देखेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म कर दी गई। अगर उन्होंने जरा सी भी उछल कूद की तो भारतीय जनता पार्टी को 12 से 15 सीटें चाहिए देश के सबसे अमीर राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। मत भूलिए इस बात को, ये ऐसा गजब का परिणाम कि जिसमें विपक्ष नहीं निपटा, सहयोगियों को भी आईना दिखा दिया गया हो, ये इस तरह का जो परिणाम होता है वो जनता नहीं देती, वो एक खास तरह का डेटा मैनिपुलेशन देता है, ये एक मैकेनिकल परिणाम है। और जो हरियाणा में कहा था मोदी जी ने कि हरियाणा मॉडल पर जीतेंगे, वो उन्होंने करके दिखाया है। दिस इज ए हरियाणा मॉडल। हरियाणा मॉडल, अरे अत्री साहब बता तो दीजिए हरियाणा मॉडल होता क्या है, 2 लाइन में बताइए, व्हाट इज हरियाणा मॉडल? हरियाणा मॉडल ये होता है कि कैंडिडेट 89 उतारो, फाइनेंस 120 को करो, जितने भी निर्दलीय हैं उनको स्पॉन्सर करो, बागी खड़े कराओ और अपने कास्ट कॉम्बिनेशन बनाओ और अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करो। जहां आप नहीं जीत सकते वहां बागी को जिता दो, जहां कांग्रेस की वोट को उधर मैनिपुलेट नहीं कर सकते वो बागी को डलवा के खुद जीत जाओ। ये सारा हरियाणा मॉडल है। और हरियाणा से पहले, हरियाणा में जो कहा था नायब सिंह सैनी साहब ने, उसको भी मत भूलिए दीपक जी, उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल पे जीतेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो काउंटिंग से 1 घंटा पहले तो हरियाणा जीते छत्तीसगढ़ मॉडल पे और महाराष्ट्र जीते हरियाणा मॉडल पर। इसमें आपको किस तरीके की कोई वो नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आता हूं, मैंने आपको भेजा भी है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज काउंटिंग थी, कल का आपको मैंने ट्वीट भेजा है महाराष्ट्र DIPR का, महाराष्ट्र के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग या स्टेट का CEO ये नहीं बता रहा है कि प्रदेश में फाइनल पोलिंग का परसेंटेज क्या है, और DPR बता रहा है महाराष्ट्र का। इसका मतलब क्या है कि क्या चुनाव आयोग DPR को रिपोर्ट कर रहा है? क्या चुनाव आयोग, DPR CM के अंडर काम करता है, आपको पता है डायरेक्टली। क्या चुनाव आयोग की रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब क्या नाम है महाराष्ट्र के CM या DPR डिपार्टमेंट हो गया है? ऐसा मजाक, ऐसा भद्दा मजाक पूरी चुनाव प्रक्रिया का, ये तमाशा है। इस तमाशे को मैंने बहुत साल चुनाव आयोग कवर किया, बहुत लंबे समय तक किया। आपने कभी देखा है? मैंने आपको ट्वीट भेजा है, आप दिखाइएगा दर्शकों को। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस सारे के बाद जो शिवसेना के वो जो भी उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता कह रहे हैं, बाकी सारे कह रहे हैं, संजय राउत, सारी चीज अपनी जगह है। संजय राउत कह रहे हैं
केवल सवाल केवल इतना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जब ये कह दिया था कि हम हरियाणा मॉडल पे जीतेंगे, और उसके बाद वो विदेश चले गए थे, आपने कहा साहब उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही थी। वही काम तो हरियाणा में भी हुआ था। हरियाणा में क्या नहीं हुआ था? हरियाणा में भी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो कि भीड़ और जनता का कोई लेना देना नहीं है? वोटर और भीड़ का, जो रैली में जाते हैं जो वोटर है, उसका कोई लेना देना नहीं चुनाव से? दीपक जी, साधारण चुनाव है। देखिए, मैं सीधी बात करने में भरोसा करता हूं। देश के अंदर गरीबी बढ़ाओ, लाभार्थी बढ़ाओ, धन लुटाओ और जबरन सत्ता पाओ, ये है मोदी का नया रूप। ये महाराष्ट्र के चुनाव ने साबित कर दिया, ये हरियाणा के चुनाव ने साबित किया, और झारखंड को क्यों छोड़ा है ये भी समझना पड़ेगा आपको। अगर झारखंड को भी इसी तरीके से हथिया लेते तो पूरे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, चुनाव क्रेडिबिलिटी उसमें डाउटफुल हो जाती। आपको ध्यान होगा, हरियाणा जीते जैसे भी जीते, जिस हरियाणा के अंदर बीजेपी को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, उसको हाईएस्ट एवर मैंडेट मिला। दीपक जी, क्यों भूल रहे हैं आप? 2014 में जब मोदी की लहर थी, पूरे देश में तूती बोल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में 46 सीट आई थी। 2019 में पुलवामा और उसके बाद बालाकोट के बाद बीजेपी की 40 सीट आई थी। इस बार किसान आंदोलन, तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी की 48 सीट आई है। और फिर मत भूलिए एक बात, इनका जो एलआई था दुष्यंत चौटाला, वो तो इनका एलआई था ना केवल, उसकी तो हरियाणा में एक भी सीट पर जमानत नहीं बची, 2-3 सीटों को छोड़ दीजिए, और बीजेपी पहले से ज्यादा मेजोरिटी से सरकार बना रही है जी, और फिर भी हमें शक है। ओके, अद्भुत है साहब, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और अत्री साहब को यकीन नहीं हो रहा। टाइगर, एक आज मैं बात कर रहा था एक ब्यूरोक्रेट से, और उनका ये कहना था कि झारखंड इसलिए बच गया। अब वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको इस सवाल जरूर आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड इसलिए बच गया क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जिनको हम कई जगह कलेक्टर भी बोलते हैं, वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। यानी जिले का जो मालिक मुख्तार है वो डीएम है, वही चुनाव संपन्न कराता है। उन्होंने कहा कि वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो हेमंत सोरेन के थे, वो बीजेपी के नहीं थे। अगर वहां रिटर्निंग ऑफिसर हमारे होते, यानी बीजेपी के होते, तो उसने कहा दीपक जी वहां भी आप देखते। फिर इसका मतलब क्या है? को यदि चुनाव में धांधली करवाना हो, मशीनों में धांधली करवाना हो, प्रोसेस में धांधली करवाना हो, टेबुलेशन में धांधली करना हो। चुनाव में धांधली मतलब मशीन ही हैक नहीं होती, टेबुलेशन में गड़बड़ होती है, फॉर्म C-17 देने में गड़बड़ होती है, चुनाव बंद होने के बाद फिर मशीन में वोट परसेंटेज बढ़ाता है, उसमें गड़बड़ होती है। ये 5-6 गड़बड़ के पैटर्न हैं जो अलग अलग जगह पे होते हैं। तो ये सारे पैटर्न करने के लिए तुमको अधिकारी अपने बुलंद के चाहिए। यदि अधिकारी आपके हो, मतलब झारखंड में अगर राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार होती तो खेल वहां भी हो सकता था। रिपीट होती सरकार रिपीट होती है। मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो जाता। बिल्कुल हो जाता है। अब आपने कहा छत्तीसगढ़ में, तो लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ में तो सरकार नहीं थी, फिर कैसी निपट गई? तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे वहां पे काम करने वाले, वही बीजेपी के पेरोल पे थे। जब पहला फेज का छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुआ दीपक भाई, तो वो आदिवासी बेल्ट था 20 सीटों पे। छत्तीसगढ़ का हाउस 90 का है। 20 सीटों में से पिछली बार 20 सीटें कांग्रेस के पास थी, और इस बार 20 में से 18 सीटें बीजेपी को चली। टाइगर, महाराष्ट्र जीतने के बाद अब मोदी को कहां देखते? मोदी क्या करेंगे अब? मोदी और अमित शाह, मोदी महाराष्ट्र जीतने के बाद, हरियाणा जीतने के बाद, मोदी 2024 के पहले वाले फॉर्मेट में आएंगे। अब आप भूल जाइए कि मोदी की सरकार बैसाखी पे है। ओके, अब चंद्रबाबू नायडू भी समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ हो गया तो सरकार वहां बर्खास्त कर देंगे, नए चुनाव करवा देंगे और फिर मशीनें खेलेंगे। ओके। और वहां पे जो है नीतीश कुमार, वो तो चरण छू ही रहे रोज। अब कोई इस सरकार को कोई डर नहीं, केंद्र की सरकार को। और बड़ी बात नहीं है कि 2-4 महीने में केंद्र सरकार अपने पूर्ण बहुमत भी प्राप्त कर ले, कोई बात। ओहो, अरे भाई अत्री साहब, टाइगर क्या कह रहे हैं कि मोदी जी अब 4 जून की पहली वाली स्थिति में पहुंच गए। अब बैसाखी पर मोदी नहीं है, बैसाखी पर अब नायडू और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नायडू खैर मनाएं। अब वो किंग मेकर नहीं है, अब किंग मेकर भी मोदी है, किंग भी मोदी है। और एक चीज और इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि 240 पर मोदी है, हो सकता है 272 पे चले जाए। नहीं, 272 से ज्यादा जाएंगे दीपक जी। और टाइगर ने थोड़ा समय ज्यादा दे दिया, 3-4 महीने कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाय द ईयर एंड ये काम हो जाएगा। अगर हल्की सी भी किसी ने उछल कूद की,
अगर हल्की सी भी की, नीतीश तो पहले ही चरणों में जा चुके हैं नतमस्तक के, और चंद्रबाबू नायडू, ये बाकी जितने भी छोटे मोटे जो छुटभइये घूम रहे हैं, जो बार्गेनिंग की कोशिश करते हैं इधर उधर, ये इनके प्रकरण, उन सब का निपटने का समय आ गया। देखिए, विपक्ष को निपटाना एक चीज है, मोदी की सबसे बड़ी टीस ये थी कि इस बार उनको 240 पर वो सीमित कैसे रह गए। कुछ कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है, वरना तो ऐसी चूक नहीं करते वो। इस बार अगर वो चूक हुई है तो उसको, डैमेज को कंट्रोल करना उनका सबसे पहला लक्ष्य है। मोदी किसी भी सूरत में 272 से नीचे किसी सरकार चलाने के आदी नहीं है, ही इज नॉट यूज्ड टू। उनको बैसाखियों की आदत नहीं है, तो बैसाखी छीनना भी जानते हैं और किसी को बैसाखियों पे लाना भी जानते हैं, दोनों ही कामों के चैंपियन है वो, और आज से नहीं, वो 2001 से। तो ये जो सारा सूरत हाल है, मुझे लगता है दिसंबर एंड तक कहीं केंद्र में फुल मेजोरिटी की सरकार आपको ना देखने को मिले, और मोदी का जो अब जलवा होगा वो पहले से भी ज्यादा भयावह होगा, जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है। भयावह, ये निश्चित मान के चलिएगा, पहले से ज्यादा भयावह होगा। टाइगर, मैं बीजेपी के बड़े सीनियर नेता से बात कर रहा था, जो मोदी जी के क्लोज भी रहे हैं, और उन्होंने बातों बातों में कह दिया, जब 240 मोदी को मिले थे, उनका, दीपक बाबू देखिएगा, मोदी 240 पर आज खड़ा है, लेकिन ये घायल शेर है, ये घायल शेर है, इसको आपने घायल अवस्था में नहीं देखा है। तो क्या ये जो हरियाणा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ये घायल शेर की अवस्था है? देखिए, महाराष्ट्र में तो मैं बोलूंगा घायल शेर की अवस्था, उसका कारण है, महाराष्ट्र में जो सिंगल डिजिट पे बीजेपी आई, उसका आर्किटेक्ट कौन था? उसका आर्किटेक्ट था शरद पवार। शरद पवार, ठीक है। तो उन्होंने, शरद पवार को ईडी से नहीं निपटा सकते, इनकम टैक्स सीबीआई से नहीं निपटा सकते, दाव उल्टा पड़ता है। शरद पवार को कैसे निपटाएंगे? शरद पवार की पार्टी तोड़ो और उस पार्टी को ओरिजिनल पार्टी घोषित करवाओ। इसलिए अजित पवार 35 सीट पा गए। ओहो, मतलब मशीनों से निपटा दिया शरद पवार को, निपटा दिया। अब शरद पवार 11 सीटों के साथ क्या ओरिजिनल एनसीपी कहलाएंगे? और आज जब देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने ओरिजिनल शिवसेना कौन है इस पे मोहर लगाई। एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के विचारों की शिवसेना है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस ओरिजिनल ये अजीत दादा की है। ये महाराष्ट्र के लोगों ने ठपका लगा दिया। अब इसमें दो लोग कौन गए? देखिए, ये तो ठीक है भाई, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं, ठीक है। कल यदि उन्होंने बोला 2 उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री होते तो क्या फर्क पड़ता है, तुम भी हो जाओ। वो अपनी सत्ता संभालेंगे, ठीक है। वो अब बीजेपी को छेड़ेंगे नहीं, उनको मालूम है बीजेपी के छेड़ने का मतलब उद्धव ठाकरे होना है। अब इसके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र गुजरात को चला जाएगा, उद्योग जाएंगे, अडानी सब ले लेगा, वो सब अपनी जगह पे। एक मिनट टाइगर, यहाँ राजकीय दृष्टि से 2 लोग जिनका हश्र सबसे आने वाले समय में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ में दिखाई देता है, एक है शरद पवार। शरद पवार के साथ प्रॉब्लम है कि उम्र उनके साथ नहीं, व्याधि है, और 11 सीटों के साथ वो अब क्या करेंगे 5 साल, सवाल ये है। दूसरे उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे के पास लोकसभा चुनाव के बाद भी थोड़ा सा लोग संभल के बोल रहे थे कि भाई लोकसभा, मतलब लोगों की सिंपैथी है कि ऐसा नहीं वो ओरिजिनल शिवसेना है, वो होके आएगी तो आगे पीछे तकलीफ। अब उनको पता पड़ गया कि अब नहीं, वो दम नहीं रहा। अब जब आदमी को पता पड़ता है दम नहीं रहा, तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। अब आप देखिए, अब सारे केसेस फिर से खुलेंगे। ठाकरे परिवार भी अंदर चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ओहो, क्योंकि पीछे रोने वाले कौन है? कितने विधायक आपके साथ? ये तो दिखा दिया जनता आपके, समझ गया, जनता आपके साथ उद्धव ठाकरे, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, आपने कहा कि इन दोनों के लिए बहुत अब दिक्कत, तकलीफ बढ़ने वाली। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, फिर मैं अत्री जी से फाइनल कमेंट लूंगा। आप टाइगर कहते थे, जब भी मैं आपसे सवाल पूछता था कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, जिस तरह से 70 हजार के घोटालेबाजों को मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, नोटिस देके जो करप्ट लोग थे उनको मंत्री की शपथ दिलाई जा रही, तब आप कहते थे कि दीपक बाबू देखिएगा आप आगे,
ये महाराष्ट्र की जनता, ये मराठा भूमि है, ये शिवाजी की भूमि है, ये मराठा अस्मिता का सवाल है। हमारे यहाँ से कारखाने जा रहे हैं, हमारे यहाँ से फैक्ट्रियां जा रही हैं, हमारे यहाँ से ड्रग पार्क जा रहे हैं, हमारी जहाज की फैक्ट्री नागपुर से जो बड़ौदा जा रही है। आप कहते थे मराठी अस्मिता, मराठी अस्मिता ये शिवाजी के लोग हैं। वो शिवाजी के लोग कहाँ गए? या शिवाजी के लोगों का वोट ही नहीं गिना गया, कुछ और हो गया? मैंने वही कहा आपको, महाराष्ट्र में या तो दो ऑप्शन दो हो सकते हैं। इसमें आपने जो सवाल पूछा उसके दो आंसर हो सकते हैं। यदि कोई चुनावी प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, घोटाला नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र के लोगों की आस्था खत्म हो गई शिवाजी के प्रति। महाराष्ट्र भ्रष्टाचारियों को सर पे नाचने को तैयार है। अब भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी ये सर्वोपरि हो गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र को कोई चिंता नहीं, उनके लोग बच्चे बेरोजगार हो गए। लेकिन मैं घूमा हूं महाराष्ट्र, ये नहीं है। महाराष्ट्र वाकई छत्रपति शिवाजी महाराज का है। तो क्या महाराष्ट्र की जनता ने जो वोट दिया वही नतीजों में ट्रांसफर हुआ या बीच में कुछ और हुआ? सवाल ये है। सवाल ये, टाइगर ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र की जो जमीन है, शिवाजी की जो जमीन है, उनकी जो धरा है, वहां पर लोग इस तरह से बिछ जाएं सिक्कों के आगे, खोटे सिक्कों के आगे, ये मुमकिन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई। यानी जो वोट मराठियों ने दिया अस्मिता के नाम पर, उस वोट की कीमत नहीं आकी गई, ऐसा इनका कहना है। नहीं, कहीं ना कहीं शक टाइगर को मशीनों पर हो रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस पे इनको संदेह हो रहा है और इसीलिए हतप्रभ है। अत्री साहब, क्या लोगों के साथ ये चीटिंग है और लोग अब इसको समझ रहे हैं? क्योंकि जिसने वोट दिया होगा वो तो सोच रहा होगा कि भाई हुआ क्या मेरे वोट का? मेरे वोट से बाला साहब थोराट हार गए। आप सोचिए, जो आदमी कांग्रेस का नेता 1985 से नहीं हारा, वो 2024 में हार गया, लहर में हार गया अपनी पार्टी के। तो ये जो आपको लगता है कि जो रिजल्ट है वो मैनिपुलेटेड है, और अगर ये मैनिपुलेटेड है, इट्स चीटिंग, इट कुड बी चीटिंग, क्या इसकी तहकीकात सीबीआई तो करे नहीं? क्या पॉलिटिकल पार्टी को इसको इशू बनाना चाहिए? और अगर इशू नहीं बनाया तो फिर सारे चुनाव इसी तर्ज पर हो सकता है महाराष्ट्र एक मॉडल हो। निश्चित तौर पे दीपक जी ये होगा। और मैं तो हैरान हूं, भाऊ ने वो बात कही नहीं, मुझे वो कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि विपक्ष जो 57 सीटें लाया है, एनडीए उनको क्यों नहीं जीत पाया। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि 57 सीटें जो रह गई वो कैसे रह गई। वो भी तो ले सकते थे एनडीए, वो कैसे रह गई? तो कहीं ना कहीं जो आज की हेमंत भाई ऐसा नहीं, देखिए आप थोड़ा बहुत तो देंगे। आप 288 सीटें बीजेपी को देंगे तो लोग रास्ते पे ही आएंगे ना भाव। उसी पे आ रहा हूं मैं, इसीलिए आपने उन्हें हरियाणा में भी ऐसे ही किया। जी उसी पे हरियाणा में हाँ, एक परसेंटेज उनको दिया। लेकिन इस बार उन्होंने महाराष्ट्र में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। हरियाणा में वो चुनाव सरकार बनाने के लिए जीते, इस बार उन्होंने चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार को निपटाने के लिए किया। इन दोनों को निपटाने के लिए अजित पवार और सेने को, एकनाथ शिंदे को बूस्टअप करना जरूरी है। और भाजपा को तो अपना वजूद दिखाना है, तो वो अपने 100 तक सीटें लेके आए। तो ये जो टैली हुआ, ये ऐसा हुआ, ये भी एक विचार है। मैं ये नहीं कहता हूं ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक भी विचार है ये। नहीं भाऊ, इसमें मैं कुछ और चीजें डालना चाह रहा था। जब मैं ये कह रहा था कि ये 57 सीटें कैसे रहेगी, उसकी एक बैकग्राउंड है। इस बार जो उद्धव के साथ किया है, इस बार जो शरद पवार के साथ किया है, बहुत जल्दी वो अजीत पवार और शिंदे के साथ क्यों नहीं होगा अपने दम पर सरकार बनाने के लिए, अगर उन्होंने जरा सी भी उछल कूद की। दीपक भाई ने सवाल पूछा कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को आवाज उठानी चाहिए? केवल आवाज नहीं उठानी चाहिए दीपक जी, पॉलिटिकल पार्टीज को एक लाइन लेनी चाहिए अगर उनको सरवाइव करना है कि अगर इस देश में मशीन से चुनाव होगा तो वो उसका बाइकाट करेंगे। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इसका कारण बताता हूं आपको। आपने महाराष्ट्र का पूरा चुनाव दोनों ने बहुत करीब से देखा। मैंने हालांकि बहुत कम उसमें पार्टिसिपेट किया इस बार बहस के हिसाब से, जब आप तक आपने आदेश नहीं कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसमें से 132 सीट जीत गई, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट 88% है। 88%। तो वो पार्टी सारी सीटों, उसको फिर अलायंस करने की जरूरत क्या थी? वो अपने दम पर ही 250 सीट ले आते या 200 सीट ले आते। अगर उनकी इतनी भयंकर लहर थी, और अमित शाह तो चाणक्य है, उनका तो हर देश की, हर एरिया की पल्स पे उस पे हाथ है, तो उनको अलायंस करने की जरूरत ही क्या थी? पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से उन दोनों को भी सीमित किया गया है, उद्धव को और शरद पवार को निपटाने के लिए,
वो भी अपने आप में एक मिसाल है डेटा मैनिपुलेशन की, कि उनकी सीट आने दीजिए, लेकिन इतनी मत आने दीजिए कि कल को वो आपसे बार्गेन कर पाए। और जैसे उन दोनों को निपटाया है, अगली बार इनको निपटाने में कितनी देर लगती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इज जस्ट शॉर्ट ऑफ 12 to 14 सीट्स टू बिकम ए फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट। और ये एक चुटकी में हो सकता है, एक चुटकी में। जब एक चुटकी में उद्धव ठाकरे ये चुनौती देते थे कि मेरी पार्टी का एक विधायक तोड़ के दिखाइए, याद है ना आपको, अमित शाह को उन्होंने चुनौती दी कि मेरा एक विधायक तोड़ के दिखाइए, और उनकी पार्टी ढूंढे से नहीं मिली थी रात को, कौन से होटल में मिली थी वहां पर। तो ये दोनों तो बहुत छोटे हैं। चलिए खैर, हेमंत जी आपकी बात भी समझा। इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ बोलिए। विपक्षी पार्टियों को इस मशीन के जरिए तो बाइकाट करना ही पड़ेगा, लेकिन इस पूरे चुनाव की अगर सबसे बड़ी बधाई किसी को जाती है, सबसे बड़ी बधाई, मोदी जी ने तो कह दिया था, वो तो हमने मान ही लिया था कि भाई हरियाणा मॉडल होगा, कोई बात ही नहीं ना मानने की। मोदी जी ने कह दिया, शाह जी ने करवा दिया, राजीव कुमार जी बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बधाई अगर किसी को मिलती है तो वो मिलती है इस देश के गोदी सेठ को। अब वो जैसे चाहे वो धारावी का विकास करें, धारावी के नाम पर खुद का विकास करें, पूरे महाराष्ट्र में जैसे चाहे मास्टर स्ट्रोक लगाए, जैसे चाहे ओपनली बैटिंग करें, और दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहती रहे गोदी सेठ के बारे में। आप सोमवार को अमेरिका की सरकार उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर ले, इंडाइक्टमेंट कर दे, कुछ भी करती रहे, आप केवल मंडे को देखिए, जीती भाजपा है, महायुति जीती है, आप मंडे को गोदी सेठ के शेयर मार्केट का हाल देखिएगा, उनके शेयर कैसे जब्त करेंगे। चलिए ठीक है, अत्री साहब समझ गया, आप अडानी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अडानी के दिन फिर लौटे, भले ही अमेरिका में उनके खिलाफ करप्शन का चार्ज हो, फ्रॉड का चार्ज हो, लेकिन यहाँ पर उनके दिन है। एक चीज जो निकल के आती है, हेमंत अत्री ने कहा कि भाई मैनिपुलेशन हमको लगता है, टाइगर बहुत इमोशनल हो गए, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता चंद टुकड़ों पर नहीं बिक सकती, महाराष्ट्र की जनता आज भी कहीं ना कहीं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की छाप है जनता पे। जनता इतनी बेजमीर, इतनी बेईमान नहीं हो सकती कि वो चंद टुकड़ों पे बिक जाए। इसका मतलब टाइगर मानते हैं कि ये मैंडेट जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है, तो वोट जनता का नहीं गिना गया। ये बात संजय राउत कह रहे थे, ये बात हमें टाइगर की बातों में रिफ्लेक्ट होती है, ये बात हमें हेमंत अत्री की बातों में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो फिर मशीन में वोट किसका था? मुझे लगता है ये जवाब राजीव कुमार से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री दे पाएंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल पावर्स उन्हीं के पास, बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर ही बता पाएंगे कि ये वोट फिर किसका था। जो जनता का नहीं था तो फिर था किसका। टाइगर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और अत्री साहब आप आए, खुलकर बात हुई। और मैं सोचता हूं कि ये डिसाइड तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है, विपक्ष को करना है कि चुनाव अब किस तर्ज पे लड़े जाए, क्योंकि महाराष्ट्र का मॉडल हमने सामने देख लिया है, और जो नतीजे आए इसलिए चौंकाने वाले हैं कि अब लोगों को डर लगने लगा है कि चुनाव का मतलब अब रह क्या गया है। टाइगर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। मिस्टर अत्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।